India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आप सभी का। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते एक नजर हेडलाइंस पर। हिजाब विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इंकार। कहा केस को संवेदनशील न बनाए वादी के वकील, मामले का परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका की खारिज। अभियोजन ने कहा देश में दंगे कराकर अशांति फैलाने की थी मंशा। वादी के वकील ने कहा पूरी चार्जशीट मनगढ़ंत है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया महाराष्ट्र सरकार को झटका। कहा सीबीआई करेगी परमबीर सिंह मामले की जांच। महाराष्ट्र सरकार ने कहा था जांच के लिए राज्य की तरफ से सहमति जरूरी। पत्नी के साथ बलात्कार मामले पर पति को आईपीसी की धारा 376 के तहत सजा हो। वैवाहिक बलात्कार मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिया फैसला। India Legal presents Courts Roundup. कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने की मांग करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने इस मामले की तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने हिजाब समर्थक छात्राओं के वकील से कहा कि इस मामले में सनसनी फैलाने से बचें। दरअसल देवदत्त कामत ने कहा था कि एग्जाम शुरू होने वाले हैं, ऐसे में किसी की पढ़ाई को नुकसान से बचाने के लिए तत्काल सुनवाई की जरूरत है। इस पर अदालत ने कहा कि आप इस मामले को सनसनीखेज बनाने से बचें। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि हिजाब विवाद का परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पहनने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने जल्दी सुनवाई का आग्रह करने वाले वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत से कहा कि वह केस को संवेदनशील न बनाएं। कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को छात्राओं ने शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर गुरुवार को मेंशनिंग के दौरान छात्राओं के वकील कामत ने सीजेआई एनवी रमन्ना से कहा कि ये मामला अर्जेंट है क्योंकि विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाएंगे और उनका साल खराब हो जाएगा। इस पर जस्टिस रमन्ना ने कहा कि इस मामले का परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है, मामले को संवेदनशील न बनाएं। वहीं कर्नाटक के प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा था कि जो छात्रा और छात्राएं परीक्षा में शामिल नहीं होंगी उनके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी। बीसी नागेश ने कहा था कि अदालत के आदेश का हम पालन करेंगे। परीक्षा में गैर हाजिर रहना मुद्दा होगा, गायब रहने का कारण नहीं। अनुपस्थित रहने के कारण चाहे जो भी हो, किसी के लिए भी परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं कराई जाएगी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना है। मामले में पहले से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब याचिकाओं की सुनवाई के लिए कोई विशेष तारीख देने से इनकार कर दिया। इससे पहले भी शीर्ष कोर्ट ने अपील कर तत्काल सुनवाई से इनकार किया था और होली की छुट्टी के बाद तक इसे टाल दिया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हिजाब प्रतिबंध के कारण कई छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। इस पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि परीक्षा छोड़ने वालों के लिए कोई पुनः परीक्षा नहीं ली जाएगी क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हाई कोर्ट ने जो कहा है हम उसका पालन करेंगे। अंतिम परीक्षा में अनुपस्थित का अर्थ है अनुपस्थित। रिपीट परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कड़कड़डूमा कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत
इस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अदालत से कहा था कि अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ अपना मामला साबित करने के लिए सबूत नहीं है। वहीं अभियोजन पक्ष की तरफ से कहा गया कि सीए प्रदर्शन के नाम पर लोगों को चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। खालिद और कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड होने के मामले में आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि खालिद की मंशा थी कि देश में दंगे कराकर अशांति फैलाई जाए। उमर खालिद को दिल्ली की अदालत से फिर झटका लगा है। दिल्ली दंगों से जुड़े केस में उनकी जमानत याचिका फिर खारिज हो गई है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत देने से इनकार किया। उमर खालिद के खिलाफ दंगे की साजिश और यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश में भारतीय दंड संहिता और यूएपीए के तहत दर्ज मामले में जमानत देने से इनकार किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने इस महीने की शुरुआत में इसे सुरक्षित रखने के बाद ये आदेश सुनाया। अदालत ने उमर खालिद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद की दलीलें सुनी। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस ने तर्क दिया कि पूरी चार्जशीट एक मनगढ़ंत है। पेस ने आरोप लगाया कि टीवी चैनल ने अपने द्वारा प्रसारित वीडियो से खालिद द्वारा एकता और सद्भाव की आवश्यकता के बारे में दिए गए एक महत्वपूर्ण बयान को हटा दिया। पेस ने यह भी तर्क दिया कि आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। ये कहते हुए चार्जशीट खालिद के खिलाफ बयानबाजी की आरोप लगाती है। उसे बिना देशद्रोह के दिग्गज करार दिया गया। पेस ने यह भी तर्क दिया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध धर्मनिरपेक्ष था। दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र ही सांप्रदायिक है। इसके अलावा इस आरोप को पढ़ते हुए जामिया समन्वय समिति के निर्माण उमर खालिद और नदीम खान के दिमाग की उपज है। इसका उपयोग छात्रों और अन्य लोगों द्वारा विभिन्न आंदोलनों में भाग लेने के दौरान किया गया है। ये तर्क दिया गया कि इस मामले में जांच एजेंसी द्वारा दर्ज किए गए बयान कुछ भी नहीं बल्कि एक मनगढ़ंत सामग्री है जो कानून की कसौटी पर खरी नहीं उतरेगी। प्रसाद ने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस द्वारा ये कहने पर भी आपत्ति जताई कि जांच एजेंसी और जांच अधिकारी सांप्रदायिक हैं। सेक का हवाला देते हुए यूएपीए अधिनियम के 15 जो कि एक आतंकवादी अधिनियम को परिभाषित करता है। प्रसाद ने कहा कि दंगों के दौरान कुल 53 लोग मारे गए। पहले चरण के दंगों में 142 लोग घायल हुए और दूसरे चरण में अन्य 608 घायल हुए। उन्होंने तर्क दिया कि 25 मस्जिदों के करीब रणनीतिक विरोध स्थलों को चुनते हुए 2020 के धरना प्रदर्शन की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई। इसके बाद नवंबर में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम के खिलाफ फरवरी में पूर्वोत्तर दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा में कथित बड़ी साजिश से जुड़े एक मामले में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। पुलिस अधिकारियों और सरकार पर गंभीर आरोप हैं, लिहाजा पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को 1 हफ्ते के भीतर 5 एफआईआर से संबंधित सारे दस्तावेज और सबूत सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ ने सीबीआई जांच के आदेश जारी करते हुए कहा कि हम ये नहीं मान सकते कि सत्ता बदलते ही सब कुछ उलट जाता है। अधिकारियों पर एफआईआर होने लगती है। पुलिस अधिकारियों और सरकार पर गंभीर आरोप हैं, लिहाजा पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी। अपने आदेश में कोर्ट ने साफ कर दिया कि परमबीर सिंह पर जो जांच चल रही थी वो अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन परमबीर सिंह का निलंबन रद्द नहीं होगा। साथ ही अब तक दर्ज 5 एफआईआर के अलावा इन मामलों से संबंधित कोई नई एफआईआर भी दर्ज करनी पड़े तो सीबीआई ही करेगी। कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि किसी भी जांच के लिए राज्य की तरफ से सहमति जरूरी है। सरकारी वकील ने कहा सीबीआई जांच से पुलिस का मनोबल प्रभावित होगा। सरकार का पक्ष रख रहे वकील ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं है। इधर कश्मीरी पंडितों ने 1990 के नरसंहार की जांच के लिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कश्मीरी पंडितों की संस्था रूट्स इन कश्मीर ने सुप्रीम कोर्ट में
क्यूरेटिव याचिका दाखिल करते हुए मामले की फिर से जांच करने की मांग की है। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए रिव्यू याचिका खारिज कर दी थी कि नरसंहार के 27 साल बाद सबूत जुटाना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नई याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 33 साल बाद 1984 के दंगों की जांच कराई। ऐसा ही मामला ये भी किया जा सकता है। कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने के बाद से एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों का मुद्दा चर्चा में है। 1990 के नरसंहार की जांच के लिए कश्मीरी पंडितों की संस्था रूट्स इन कश्मीर ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। रूट्स इन कश्मीर संस्था का कहना है, अगर 1984 के दंगों की जांच 33 साल बाद की जा सकती है तो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की जांच भी कराई जा सकती है। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी से विस्थापित हुए 31 साल पूरे हो गए हैं। 19 जनवरी साल 1990 में लाखों कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। 3 दशकों के बाद भी इनकी कश्मीरी घाटी में वापसी नहीं हो पाई है, जिससे ये लोग बेहद नाराज हैं। अब जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटने के बाद वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ऐसे में इन लोगों का कहना है कि अब ये सरकार इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इनकी घर वापसी हो पाए। पेटिशन डाली तब फिल्म का नाम भी नहीं था। अच्छा। जब हमने रिव्यू डाली तब भी फिल्म का नाम नहीं था। पिछले साल ही क्यूरेटिव आ जाती, मगर कोविड के कारण ये डिले हो गई थी, क्योंकि जो टीम इस पे काम कर रही थी उसमें कोविड के कुछ इश्यूज आ गए थे, तो इस कारण कोविड के कारण ये डिले हो गई थी। ये एक मेयर कोइंसिडेंस है कि फिल्म के साथ ही आई है, और मैं कहूँगा अच्छा कोइंसिडेंस है, क्योंकि आज सारे भारत को पता चल गया है कि 1990 में जो हुआ वो क्या। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। इसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आय से अधिक संपत्ति के आरोपों के तहत दायर एक मामले में अंतरिम जमानत देने से इंकार करने को चुनौती दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने टिप्पणी की, जमानत का कोई सवाल नहीं, हम नोटिस जारी करेंगे। बेंच ने मामले को 4 हफ्ते बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। सीजीआई रमन्ना ने आगे टिप्पणी की कि जब पुलिस अधिकारी एक सरकार के साथ अच्छे होते हैं तो सरकार बदलने पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। सीजीआई ने कहा कि ये अधिकारी जब आप सरकार के साथ अच्छे होते हैं, फिर जब सरकार बदलती है तो जाहिर तौर पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिंह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, जब सरकारें बदलती हैं तो चीजें बदल जाती हैं। सीजीआई ने जवाब दिया, वो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या किया है। सिंह द्वारा उनके खिलाफ जबरन वसूली के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी देश में नए चलन पर तीखी मौखिक टिप्पणी की थी, जहां पुलिस अधिकारी सरकार के करीबी होने के कारण पैसे कमाते हैं और सरकार बदलने के बाद आपराधिक मामलों का सामना करने पर संरक्षण की मांग करते हैं। सीजीआई ने कहा था, आप हर मसले में सुरक्षा नहीं ले सकते, आप आत्मसमर्पण करें। आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया क्योंकि आप सरकार के करीब हैं। यही होता है, यदि आप सरकार के करीब जाते हैं और इस प्रकार की चीजें करते हैं तो आपको एक दिन इसका भुगतान करना होगा। ठीक यही हो रहा है। सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराध के लिए दर्ज मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया। अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव के माध्यम से दायर वर्तमान विशेष अनुमति याचिका में सिंह ने तर्क दिया, राज्य की एजेंसी द्वारा पूछताछ समाप्त हो गई क्योंकि उन्होंने स्वयं उनकी पुलिस हिरासत के लिए कोई विस्तार नहीं मांग की है और निचली अदालत के समक्ष न्यायिक हिरासत की मांग की थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक पति द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत उसके खिलाफ लंबित बलात्कार के आरोपों को हटाने की मांग की थी। उसकी पत्नी की शिकायत पर उसके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि पुरुष जो एक महिला से अच्छी तरह परिचित है, धारा 375 में संशोधन से पहले या बाद में पाए जाने वाले सभी अवयवों को पूरा करता है, उसके खिलाफ धारा 376 के तहत दंडनीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिससे यह स्थापित होता है कि कोई पुरुष किसी महिला का यौन उत्पीड़न या बलात्कार करता है तो वो आईपीसी की धारा 376 के तहत सजा के लिए उत्तरदायी है। वरिष्ठ वकील का तर्क है कि यदि पुरुष पति है और अगर वो वही कार्य करता है जो किसी अन्य पुरुष ने किया है तो उसे छूट दी जाती है। मेरे विचार में इस तरह के तर्क का समर्थन नहीं किया जा सकता। आदमी एक आदमी है, एक कृत्य या कार्य ही है, बलात्कार एक बलात्कार ही है, चाहे वो पुरुष पति द्वारा किया गया हो, महिला पत्नी के साथ
या फिर इसके अलावा ये माना जाए कि तर्क भी उचित नहीं है कि एक पति द्वारा किए जाने पर किसी भी कार्य को विवाह संस्था द्वारा संरक्षित किया जाता है। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि इस मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में इस तरह के हमले बलात्कार करने पर पति की दी जाने वाली छूट पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि कानून में कोई भी छूट इतनी पूर्ण नहीं हो सकती कि वो समाज के खिलाफ अपराध करने के लिए एक लाइसेंस बन जाए। इसलिए ये स्थापित किया गया है कि पत्नी पर उसकी सहमति के विरुद्ध यौन उत्पीड़न का एक क्रूर कार्य भले ही पति द्वारा किया गया हो, उसे बलात्कार कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहोटी का बुधवार शाम हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार दिल्ली में किया जाएगा। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर खेद व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, जस्टिस आरसी लाहोटी न्यायपालिका में अपने योगदान के लिए याद किए जाएंगे। पूर्व प्रधान न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहोटी का बुधवार शाम दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। न्यायमूर्ति लाहोटी 81 वर्ष के थे। जस्टिस लाहोटी को 1 जून 2004 को भारत के 35वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया था। वह 1 नवंबर 2005 को सेवानिवृत्त हुए थे। उनके निधन पर पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लाहोटी का जन्म 1 नवंबर 1940 को हुआ था। वे मध्य प्रदेश के गुना के रहने वाले थे। उन्हें अप्रैल 1977 में बार से राज्य उच्च न्याय की सेवा में सीधे भर्ती करते हुए जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। 1 वर्ष तक पद पर रहने के बाद न्यायमूर्ति लाहोटी ने मई 1978 में इस्तीफा दे दिया था और मुख्य रूप से उच्च न्यायालय में वकालत करने के लिए बार में लौट आए थे। 3 मई 1988 को रमेश चंद्र लाहोटी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। 4 अगस्त 1989 को उनको स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। इसके बाद 1994 में फरवरी महीने में उनको दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। वे दिसंबर 1998 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इसके बाद 1 जून 2004 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। लाहोटी 31 अक्टूबर 2005 तक इस पद पर बने रहे। अपनी नियुक्ति के बाद 2004 में ही वह तब सबसे ज्यादा चर्चा में आए जब अपने से पहले रहे सीजीआई के उस बयान को खारिज किया जिसमें उन्होंने न्यायपालिका में उभरते भ्रष्टाचार के बारे में चिंता व्यक्त की थी। उस समय जस्टिस लाहोटी ने स्पष्ट रूप से राय दी थी कि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वच्छ है। अपने कार्यकाल के दौरान न्यायमूर्ति लाहोटी ने हरियाणा के उस कानून को बरकरार रखा जिसके तहत 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने निजता और धर्म के अधिकार पर आधारित तर्कों को खारिज कर दिया और उनका एक और निर्णय जो सबसे ज्यादा चर्चित रहा वो था असम में प्रवासियों पर अवैध प्रवासियों अधिनियम को रद्द करना। मुख्य न्यायाधीश आरसी लाहोटी उस समय भी चर्चा में आए जब उन्होंने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में तमिलनाडु के चर्चित कांची शंकराचार्य मामले में आरोपियों को जमानत दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जस्टिस लाहोटी के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि वंचितों को त्वरित न्याय दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही है। वे जस्टिस लाहोटी के परिजनों और प्रियजनों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.